फ्रेंड, तो हम इस अध्याय में मानसून के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कि जलवायु के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, भारत की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिनमें अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गया और वायुदाब हो गया, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ना है भारतीय मानसून। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मानसून क्या होता है। मानसून जो है अरबी भाषा के मौसम से लिया गया। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? अरबी भाषा के मौसम से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मौसम। इसकी व्युत्पत्ति क्या कैसे हुई है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से। इसका अर्थ क्या होता है? मौसम। मौसम का ये होता है कि एक वर्ष के दौरान ऋतुओं के अनुसार हवाओं के दिशा में परिवर्तन से। मौसम का जो आशय है वो एक वर्ष के दौरान ऋतुओं के अनुसार हवाएं जो होती है उसकी दिशाओं में परिवर्तन से होता है, वही मौसम कहलाता है। तो आते हैं भारतीय मानसून पर। देखिए, जो भारत की जलवायु है वो पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है, यानी कि भारत की जलवायु में पवनों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐतिहासिक काल में जो भारत आने वाले नाविक थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने इस हवाओं की, यानी कि कह सकते हैं कि हवाओं, उनका सबसे पहले ध्यान, जो नाविक थे उनका सबसे पहले ध्यान इन हवाओं पे गया था। क्यों? क्योंकि ये हवाएं क्या करती थी, ये हवाएं उनके लिए काफी मददगार थी, क्योंकि वे हवाओं पे, उनकी जो नाव यात्रा थी वो हवाओं पर ही निर्भर करती थी, यानी कि हवाएं उनको लाभ पहुंचाती थी। वे हवा के, अगर वे जिधर से आ रहे थे, यानी कि अपने देश से भारत की तरफ आ रहे थे, तो हवाएं जब उनके दिशा की तरफ चलती थी, यानी कि जिधर वे जा रहे हैं भारत की तरफ वे आ रहे थे, और हवाएं उधर से, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर हवाएं बहती थी, तो उन्हें क्या होता था? काफी लाभ पहुंचता था। इसी के साथ जो अरबवासी थे, अरबवासी जो भारत से व्यापार करने के लिए आते थे या आए, उन्होंने सबसे पहले उन हवाओं को क्या नाम दिया था? मानसून। उन हवाओं का जो प्रभाव था, उसी के कारण उन हवाओं का क्या नाम दिया था? मानसून नाम दिया था। इन्होंने दिया था। अरब यात्रियों ने जो भारत में व्यापार, जो भारत में हमेशा व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे, सबसे पहले उन्हीं लोगों ने क्या किया? उन हवाओं को, जो जिसका प्रभाव काफी अधिक था, उसे मानसून नाम दिया था। अब देखिए, जो भारत का जो है मानसून, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश 20 अंश जो मानसून होता है वो 20 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को प्रभावित करता है। यानी कि जो इसका प्रभाव होता है मानसून का, कहां से? 20 अंश उत्तर से, 20 अंश उत्तरी अक्षांश से 20 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच ही मानसून का प्रभाव होता है। तो इसका जो प्रभाव होता है, इसको हम कुछ बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं, जिनमें पहला है, देखिए, स्थल तथा जल। स्थल तथा जल में जब गर्म और ठंडी हवाएं चलती हैं, स्थल तथा जल में जब गर्म और ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो दाब होता है उन क्षेत्रों में, स्थल के क्षेत्रों में जो निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, यानी स्थल पर ठंडी और गर्म हवाएं चलती हैं, वहां पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। और समुद्र से वे हवाएं क्या आती है? समुद्र से उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। जब स्थल पे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, तो समुद्र से जो उसके आसपास के समुद्री भाग हैं, वहां पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जिससे वर्षा क्या होती है? समुद्र के तरफ से उन स्थलीय भागों की तरफ वर्षा चली जाती है। यानी कि वर्षा की शुरुआत जो होती है, वर्षा जो होती है वो समुद्री भाग से, कहां से? समुद्री भाग से स्थल की तरफ होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? हिंद महासागर के मेडागास्कर के पूर्व में, दूसरा पॉइंट ये है कि हिंद महासागर के मेडागास्कर के पूर्व में 20 अंश दक्षिण में क्या होता है? हिंद महासागर के मेडागास्कर के पूर्व में 20 अंश दक्षिण में क्या होता है? दक्षिण अंश के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, और वही उच्च दाब क्या करता है? आगे चल के मानसूनी वर्षा का रूप ले लेता है। दक्षिण में 20 अंश में, हिंद महासागर के मेडागास्कर के पूर्व में 20 अंश के पर दबाव का क्षेत्र बनता है, यानी कि उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, वही आगे चलकर मानसूनी वर्षा करने में
सहायक होता है। अगला ये है कि जो तिब्बत का सॉरी ये दक्कन का पठार होता है, हाँ ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जो तिब्बत का पठार होता है वो काफी गर्म हो जाता है। अब जब तिब्बत का पठार काफी गर्म हो जाता है तो समुद्र तल से 9 किमी ऊंची तक जो हवाएं होती हैं समुद्र तल से 9 किमी ऊंची तक क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण उन क्षेत्रों में ऊर्ध्वाधर वायु तीव्र हो जाती है और वहां पे भी उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। उस क्षेत्र में जब तिब्बत का पठार एकदम गर्म हो जाता है, जो हवाएं होती हैं वो समुद्र तल से 9 किमी ऊंचाई तक आती है। उस टाइम पे क्या होता है कि जो हवाओं का वेग होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है और ऊर्ध्वाधर हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि वहां पे भी उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। जहां से उच्च दाब का क्षेत्र बनता है और निम्न दाब का क्षेत्र जहां बनता है तो वहां से हवाएं उधर की तरफ चली जाती है, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं क्या होती हैं, बहने लगती हैं। फिर एक और पॉइंट होता है कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, हिमालय के उत्तर पश्चिम में, हिमालय के उत्तर पश्चिम में पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि हिमालय के उत्तर पश्चिम से पश्चिमी जेठ धाराएं बहती हैं। हिमालय के उत्तर पश्चिम से मतलब कि हिमालय कहाँ से है, उसके उत्तर पश्चिमी जेठ धाराएं बहती हैं। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां पे क्या होता है कि पूर्वी जेठ धाराएं बहती हैं, जो क्या करती हैं, मानसून को प्रभावित करती हैं। गर्मी में क्या होता है, गर्मी को अगर छोड़ दिया जाए पूरे भारत में गर्मी के अलावा पूरे समय में पश्चिमी जेठ धाराएं हिमालय के दक्षिण में बहती हैं और गर्मी के मौसम में हिमालय के उत्तर में बहती हैं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत में जो जेठ धाराएं होती हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये भी सभी मानसून को प्रभावित करती है। इन्हीं के कारण क्या होता है, हम कह सकते हैं कि टाइम टाइम से मानसूनी वर्षा का वितरण इन्हीं हवाओं के कारण ही होता है, यानी कि उच्च दाब से हवाएं निम्न दाब की तरफ बहती हैं और वर्षा करने में सहायक होती हैं। अब अगला पॉइंट है मानसून का आगमन एवं वापसी। मानसून का आगमन एवं वापसी। देखिए जो व्यापारिक पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी जो पवनें होती हैं वह नियमित नहीं होती हैं। यानी कि व्यापारिक पवनें नियमित होती हैं लेकिन उसके विपरीत जो मानसूनी पवनें होती हैं वह नियमित नहीं होती हैं। मानसून का जो समय है वो कब स्टार्ट होता है, जून के प्रारंभ में। मानसून का समय जून के प्रारंभ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक, मध्य सितंबर तक। इसी को क्या कहा गया है, मानसून को एक होता है कि मानसून का आगमन, एक होता है मानसून का क्या कहते हैं, वापसी। तो जो मानसून का आगमन होता है वो कब होता है, जून से स्टार्ट होता है। जून के पहले हफ्ते से हम यह कह सकते हैं कि 1 जून से या 2 जून से इसी पहले हफ्ते से स्टार्ट होता है और मध्य सितंबर तक यह क्या होता है कि ये मानसून रहता है। अब क्या होता है कि देखिए इस टाइम पे भारत के 2 हिस्सों से वर्षा होती है, यानी कि भारत के एक अरब सागर से उठने वाले मानसून से और एक बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून। देखिए क्या होता है, जो अरब सागर से मानसून उठता है वो पहले हफ्ते में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 10 जून तक ये जो मानसूनी वर्षा होती है ये कहाँ पहुंच जाती है, मुंबई तक पहुंच जाती है। 10 जून तक ये मुंबई तक पहुंच जाती है। जबकि बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है वो लगभग 1 हफ्ते में कहाँ तक पहुंच जाता है, यहाँ पे असम तक पहुंच जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अरब सागर से दोनों जो मानसून होते लगभग 1 जून के पहले हफ्ते से, या हम ये कह सकते हैं कि 3 जून के आसपास से ये मानसून स्टार्ट होती है।
अरब सागर से जो मानसून स्टार्ट होता है 10 दिन के अंदर मुंबई तक पहुंच जाता है, जबकि बंगाल की खाड़ी से जो मानसून होता है 1 हफ्ते के तक ये असम में पहुंच जाता है। इसके बाद 15 जून के आसपास क्या होता है, 15 जून के आसपास ये जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून है वो पहाड़ों से टकरा के, यानी कि जो यहाँ पहाड़ के वहां से टकरा के ये पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है, यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है। जबकि ये जो अरब सागर की मानसून होती है 15 जून के आसपास तक ये गुजरात के कच्छ, गुजरात के आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच जाती है, वहां पे वर्षा होती है। उसके बाद क्या होता है इसी टाइम पे, यानी कि 15 जून तक क्या होता है कि 15 जून तक ये दोनों जो हवाएं होती हैं, दोनों मानसून होते हैं, अरब सागर से उठने वाले मानसून और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून 15 जून तक ये कहां तक पहुंच जाती है, आपस में गंगा के मैदान में मिल जाती है। यानी कि गंगा का जो मैदान है वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून असम में पहुंच के पहाड़ों से टकरा के गंगा के मैदान की तरफ बढ़ जाती है, पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ। इस तरह से ये अरब सागर से उठने वाले मानसून है 15 जून तक गुजरात कच्छ आसपास के क्षेत्रों से पहुंच के यही क्या होती है इधर मुड़ जाती है। यानी कि 15 जून तक ये जो मानसूनी हवाएं हैं ये मानसून जो है वो आपस में मिल जाते हैं। जो दिल्ली है, दिल्ली में ये बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाला मानसून है वो 29 या 30 जून तक, या हम ये कहें कि 29 या 30 जून तक क्या होता है कि ये मानसून दिल्ली में पहुंच जाता है। और दिल्ली में लास्ट ये कह सकते हैं कि जून के अंतिम दिनों में 29-30, या हम ये कह रहे हैं कि जून के आखिरी सप्ताह में दिल्ली में वर्षा होने लगती है। किसके कारण, बंगाल की खाड़ी के, मतलब बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून के कारण। उसके बाद क्या होता है जुलाई तक ये जो मानसूनें होती हैं जुलाई तक वे पूरे भारत के, हम ये कह रहे हैं कि उत्तर भारत एकदम पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो जो 15 जुलाई तक, जुलाई के पहले सप्ताह तक ये पूरे भारत में फैल जाती है। यहाँ के राजस्थान के कुछ हिस्सों में, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक क्या होती हैं पहुंच जाती हैं। अब 15 जुलाई तक, यानी कि इसके बाद 15 जुलाई तक क्या होता है कि ये जो मानसून होता है पूरे भारत में फैल जाता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूरे भारत में 15 जुलाई तक क्या होता है पहुंच जाता है। तो इस तरह से 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसूनी वर्षा स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, हाँ, मानसून की फिर वापसी, मानसून की जो वापसी होती है वो क्या होती है, मानसून की जो वापसी होती है वो उसका जो क्रमिक, उसका जो स्पीड होता है वो धीमा होता है। मानसून की वापसी का अपेक्षा के जो स्पीड होता है धीमा होता है, जो उत्तर पश्चिमी राज्यों में सितंबर के प्रारंभ में चालू होता है। कब चालू होता है, उत्तर पश्चिम के राज्यों में, क्योंकि मानसून जो होता है वो यहाँ से दक्षिण से स्टार्ट होता है, पूरे भारत में फैल जाता है, और जब फिर वापसी होनी होती है तो फिर यहीं से क्या होता है वापसी होता है। तो इसकी वापसी कब होती है, सितंबर में इसकी वापसी होती है। और ये वापसी कहाँ से होती है, उत्तर पश्चिम भारत से, क्योंकि मानसून दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम से इधर उत्तर पश्चिम या उत्तर की तरफ जाती है, और यहाँ तक पहुंचने के बाद फिर जब वापसी होती है तो सितंबर के महीने में उत्तर पश्चिम से क्या होता है इसकी वापसी शुरू हो जाती है। और मध्य अक्टूबर तक क्या होता है, मध्य अक्टूबर तक प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में, मध्य अक्टूबर तक क्या होता है ये प्रायद्वीप के उत्तरी भाग तक पहुंच जाती है, और उसके बाद जल्द ही यह क्या होती है दक्षिण की तरफ पहुंच जाती है, यानी कि मानसून वापसी मानसून की हो जाती है। और ये मध्य अक्टूबर और नवंबर होते होते ये कहना है कि दिसंबर तक ये क्या होता है पूरे भारत से समाप्त हो जाती है, यानी कि दिसंबर तक पूरे भारत से मानसून की वापसी हो जाती है। अब क्या होता है, इसके अलावा द्वीपों पे क्या होता है, द्वीपों पे जो मानसून की पहली वर्षा होती है वो अप्रैल के पहले सप्ताह में, नहीं, अप्रैल के लास्ट सप्ताह में और मई के पहले सप्ताह में होता है। द्वीप जो होते हैं, द्वीप यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे लक्षद्वीप जो समूह है, यहाँ पे जो वर्षा होती है कब होती है, यहाँ पे वर्षा होती है अप्रैल के लास्ट सप्ताह से अप्रैल के अंतिम और मई के पहले सप्ताह से। यानी कि यहाँ पे जो मानसूनी वर्षा होती है वो भारत के शेष भागों में जो मानसूनी वर्षा होती है उससे पहले, यहाँ की जो वर्षा होती है वो भारत में मानसूनी वर्षा से पहले ही हो जाती है। अप्रैल के लास्ट सप्ताह से लेके मई के पहले सप्ताह में इन क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है। और
क्योंकि इन क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो आम पकने में सहायक होती है। इन क्षेत्रों में जो वर्षा अप्रैल मई में हो जाती है वो आम पकने में सहायक होती है, इसलिए कभी कभी इसे क्या कहता है, आम्र वर्षा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं वर्षा के कारण आम क्या होते हैं, पक जाते हैं, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा कहा जाता है। अब जो यहाँ पे इसकी वापसी होती है, यानी कि जो द्वीपों पे मानसूनी वर्षा की वापसी होती है वह दिसंबर के पहले सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह तक, यानी कि जो मानसून यहाँ पे आता है, मानसून कैसे आता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ मानसून बढ़ता है और वापसी कैसे होती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि जब समुद्र से मानसून जा रहा है तो समुद्र से उत्तर की तरफ जाता है, क्योंकि भारत क्या है, दक्षिण से उत्तर की तरफ फैला हुआ है। तो समुद्र से जब मानसून उठता है तो अप्रैल के लास्ट सप्ताह से मई के पहले सप्ताह में दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब मानसून की वापसी होती है तो वो कैसे होती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। जनवरी पहले सप्ताह से दिसंबर पहले सप्ताह से जनवरी पहले सप्ताह तक क्या होता है, मानसून की वापसी होती है, यानी कि दिसंबर के पहले सप्ताह से मानसून की वापसी उत्तर साइड से होती है और जनवरी के पहले सप्ताह से क्या होता है, मानसून पूरी तरह से भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप द्वीप समूह से एकदम समाप्त हो जाता है। तो ये होता है मानसून का आगमन एवं वापसी। अब है पॉइंट ऋतुएं। ऋतुएं देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो भारत के साल है, वर्ष है, 12 महीने, उसको ऋतुओं में परिवर्तित कर दिया गया है, ऋतुओं में बांट दिया गया है, जिसमें आमतौर पर भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं मानी गई हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, मानसून का आगमन जिसे वर्षा ऋतु कहा जाता है, और मानसून की वापसी, यानी कि वर्षा ऋतु को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक मानसून का आगमन और एक मानसून की वापसी। तो जो ऋतुएं होती हैं, मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप एवं ऋतु के एक दूसरे के मौसम में परिवर्तन से होता है, यानी कि ऋतुओं को कई भागों में तो बांट दिया गया है। अब ये ऋतुएं या हमें कहना है कि 3 महीने या अत्यधिक 4 महीने की ही होती हैं। तो इस तरह से ऋतुएं होती हैं। देखिए, ऋतुओं में क्या होता है कि मौसम में कहीं कहीं पे स्थलीय भागों में मौसम में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है, यानी कि अगर हम गर्मी और ठंड का हम कंपेयर कर लें तो गर्मी में क्या होता है, गर्मी में 40-45 डिग्री 50 डिग्री तक मौसम का तापमान पहुंच जाता है, वहीं सर्दी के मौसम में 10 डिग्री 15 डिग्री यहाँ तक कि 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ये स्थलीय भागों में, उत्तरी भागों में, यहाँ तक हम ये कहना कि भारत के उत्तरी भागों में या ये तापमान ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन प्रायद्वीपीय जो भाग है, जो समुद्र से घिरा हुआ है क्षेत्र, उसके आसपास उतना तापमान का प्रभाव नहीं होता, वो गर्मी में भी उतना होता है, सर्दी में भी उतना होता है, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? इसका कारण क्या है, समुद्र के कारण। इस तरह से वर्षा में भी अंतर देखने को मिलता है, वर्षा कभी किन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा होती है, किन्हीं क्षेत्रों में कम होती है, तो वर्षा में भी डिफरेंस पाया जाता है। तो इन ऋतुओं को कई भागों में बांट दिया गया। तो इसी में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, ग्रीष्म ऋतु। देखिए, जो पहले शीत ऋतु, क्योंकि शीत ऋतु सुबह के साथ शुरू से स्टार्ट होती है। देखिए, शीत ऋतु जो होती है वो मिड नवंबर से, यानी कि मध्य नवंबर से वो कहाँ तक, फरवरी तक होती है। कहाँ तक, मध्य नवंबर से शीत ऋतु जो होता है वो मध्य नवंबर से स्टार्ट होता है। पूर्ण रूप से हम कहें तो मध्य नवंबर से स्टार्ट होता है और कहाँ तक,
फरवरी तक वो भी शीत ऋतु जो होता है वो मध्य भारत या उत्तरी भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। दक्षिण भारत के लोग को उतना मालूम ही नहीं चलता कि शीत ऋतु है या नहीं है, क्योंकि उसमें उतना प्रभाव उसका नहीं होता है। तो मध्य भारत या उत्तरी भारत में जो शीत ऋतु का आगमन होता है वो कब से कब तक, मध्य नवंबर से शुरुआत होती है, कहाँ तक, फरवरी तक होता है। इस समय क्या होता है, इस समय जो दिसंबर और जनवरी होता है, दिसंबर और जनवरी में काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। दिसंबर और जनवरी में ठंड, सॉरी हाँ, दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है। और दक्षिण से, भारत के दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पे क्या होता है, तापमान में गिरावट देखने को मिलता है। मैंने पहले कहा कि दक्षिण भारत जो है वहां पे उतना तापमान में अंतर नहीं पाया जाता, चाहे गर्मी का देख लें या सर्दी का देख लें। लेकिन दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ने पे क्या होता है, तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलता है। अब ऐसे उदाहरण के देख लें कि उस समय पे क्या होता है कि क्या नाम है, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु या चेन्नई है, वहां का तापमान जो होता है वो कितना डिग्री होता है, हाँ वहां का तापमान होता है 24 डिग्री सेल्सियस। सर्दी के मौसम में क्या होता है, चेन्नई का तापमान जो दक्षिण में है, भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पे स्थित है, तो उसका तापमान 24 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पे उत्तरी भारत में अगर जाएंगे, उत्तरी भारत में लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पाया जाता है। और उससे आगे जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, तो तापमान जो होता है वो माइनस में भी चला जाता है, माइनस से नीचे भी तापमान चला जाता है। तो मतलब ये है कि जैसे हम दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। अब इस ऋतु में क्या होता है, इस ऋतु में व्यापारिक पवनें, जो शीत ऋतु होता है इस समय उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। अब ये जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो कैसी होती हैं, व्यापारिक जो पवनें होती हैं वे स्थल में बहती हैं, स्थल से उत्पन्न होती हैं और स्थल में ही बहती हैं, जिसके कारण ये जो हवाएं होती हैं इनमें नमी बहुत ही कम होती है। हवाओं में नमी कम होती है, मतलब कि हवाओं में हवाएं शुष्क होती हैं। अब हवाएं शुष्क होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि पूरा जो उत्तरी भाग होता है वो काफी शुष्कता वहां पे पाई जाती है, यानी कि हवा में नमी नहीं होती और पूरे जो ठंड इलाका होता है, ठंड का इलाका यानी उत्तरी भारत या मध्य भारत, वो पूरा क्या होता है, शुष्क होता है। अब शीत ऋतु में उत्तरी मैदान तथा उत्तरी मैदानों में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ के लक्षण भी दिखाई देते हैं। यानी कि देखते हैं कि हवाएं जो होती हैं पश्चिम से उत्तर पश्चिम की तरफ, पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ बहती हैं। और उसी समय क्या होता है, उसी समय चक्रवाती विक्षोभ के कारण वर्षा भी होती है, पहाड़ों पे हिमपात होता है, मैदानी भागों में वर्षा होती है। तो इस समय क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, चक्रवाती पवनों के कारण क्या होता है कि पहाड़ों पे हिमपात होता है और उत्तरी पश्चिमी भागों में वर्षा भी होती है। तो इस तरह से जो शीत ऋतु होता है, यहाँ पे इस तरह की जो सिचुएशन होता है वो पाया जाता है। तो अब अगला पॉइंट है ग्रीष्म ऋतु। देखिए जो ग्रीष्म ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई के बीच मतलब ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत जो होती है कब से होती है, मार्च से स्टार्ट होता है और वह मई के बीच पाया जाता है। देखिए मार्च में क्या होता है, मार्च में दक्षिण के पठार में 38 डिग्री, जो मार्च का महीना होता है उस समय गर्मी स्टार्ट हो जाती है, और जो दक्षिण का पठार है वहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। दक्षिण के पठार में जो तापमान होता है वो कितना हो जाता है, 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके अलावा मई में क्या होता है, अप्रैल में, मार्च में 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अप्रैल में क्या होता है, अप्रैल में गुजरात और राजस्थान में, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान या एमपी का मध्य प्रदेश, वहां पे जो तापमान होता है वो 42 डिग्री पहुंच जाता है। अप्रैल में क्या होता है, तापमान 42 डिग्री पहुंच जाता है। और मई में पश्चिमी भागों में क्या होता है, जो तापमान होता है वो 45 डिग्री पहुंच जाता है, यानी कि जो तापमान का लगातार बढ़ रहा होता है। मार्च में 38, अप्रैल में 42 और मई में 45 डिग्री तापमान पहुंच जाता है। अब इसी टाइम पे क्या होता है, इसी टाइम पे लू, जो गर्मी का मौसम होता है मार्च से स्टार्ट होता है, ये सभी को मालूम होगा। लू अप्रैल
या अप्रैल 15 अप्रैल से या अप्रैल के दूसरे सप्ताह तीसरे सप्ताह से लू स्टार्ट हो जाता है। लू का मतलब क्या होता है? गर्म हवाएं जो पश्चिमी क्षेत्र से पूरब की तरफ बहती हैं, वही होती हैं लू। धूल भरी आंधियां चलती हैं। इस समय क्या होता है? जो दिन का तापमान होता है वो काफी गर्म हो जाता है। रातें हालांकि सुहावनी होती है, ठंडी होती हैं, लेकिन दिन का तापमान काफी गर्म हो जाता है। ये सीधा प्रभाव मनुष्य के इसका मनुष्य पे सीधा प्रभाव पड़ता है। और ये हम कह रहे हैं कि अस्थायी प्रभाव पड़ता है। ये अस्थायी रूप से मनुष्य के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि ये दिन का जो तापमान होता है उसको क्या करती हैं? थोड़ा सा तापमान में स्थिरता लाती हैं, क्योंकि हवाएं जो ठंडी होती हैं, शाम के समय हवाएं ठंडी होती हैं और तापमान को में गिरावट लाती हैं। तो लू क्या होता है? ग्रीष्मकाल का प्रभावी लक्षण है। और धूल भरी आंधियां चलती हैं, और कहीं कहीं पे इसी टाइम पे हम ये कहना कि अप्रैल मई में कहीं कहीं पे मानसून से पहले की वर्षा भी इसी टाइम पे हो जाता है। गर्मी का मौसम जो होता है, उत्तरी भारत में लू चलता है। हालांकि मैंने पहले बताया कि दक्षिण भारत जो है वहां पे लू का या शीत का प्रभाव कारण है या गर्मी का प्रभाव कारण है, वो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। जो प्रभाव होता है वो कहाँ पे? मध्य भारत और उत्तरी भारत में ही होता है। तो लू का प्रभाव जो होता है वो मध्य भारत के साथ, मध्य भारत या उससे ऊपर यानी मध्य के उत्तर में ही होता है। उत्तरी भारत में लू का प्रभाव ज्यादा होता है। अब क्या होता है? हाँ, मैंने क्या बताया कि इस समय पे मार्च से मई के बीच क्या होता है कि एक तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लू ज्यादा चलता है, और कहीं कहीं पे इन्हीं क्षेत्रों में मई के महीने में इन्हीं क्षेत्रों में आंधियों के साथ चक्रवाती तूफान भी आते हैं, आंधी भी आती है और वर्षा भी होती है। तो उन्हीं वर्षा को जो बंगाल है, बंगाल में इन्हीं वर्षा को क्या कहता है? काल बैसाखी। जो पश्चिमी बंगाल है उसे वहाँ पे जो अप्रैल मई के महीने में आंधी के साथ जो वर्षा होती है, उन्हीं वर्षा को क्या कहा जाता है? काल बैसाखी कहा जाता है। जो वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी बंगाल। वर्षा तो पूरे भारत में होती है, लेकिन उस वर्षा को जो अप्रैल मई के महीने में होती है आंधियों के साथ, उसे क्या कहता है? काल बैसाखी। क्योंकि वो बैसाख का महीना होता है, हिंदी महीने के अनुसार वो बैसाख का महीना होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? काल बैसाख के नाम से जाना जाता है। अब कर्नाटक और केरल में क्या होता है कि मानसूनी वर्षा भी इसी समय होती है। ग्रीष्म ऋतु में ही कर्नाटक और केरल में मानसूनी वर्षा स्टार्ट हो जाती है, यानी कि गर्मी समाप्त होते ही कर्नाटक और केरल में मानसूनी वर्षा शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह समुद्र के किनारे है। जो मानसून स्टार्ट होता है वो सबसे पहले समुद्र के किनारे ही शुरू होता है। और जो वर्षा सबसे अधिक भारत में होती है वो कहाँ पे होती है? मैंने इसके बारे में नहीं बताया। जो वर्षा होती है भारत में इस तरह से, जो वर्षा भारत में होती है वो कहाँ होती है? पश्चिमी तटों पे और उत्तरी पूर्वी राज्यों में। यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ ये कहना है कि 400 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष 400 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। कहाँ पे? पश्चिमी घाटों में, पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्यों में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मध्य भाग में मीडियम वर्षा होती है, और पश्चिमी जो राज्य है राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, यहाँ पे कम वर्षा होती है। जबकि अन्य भागों में मीडियम वर्षा होती है। यहाँ पे पश्चिमी घाटों, पूर्वी उत्तर भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा होती है। इस तरह से वर्षा होती है। अब अगला पॉइंट है वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। तो मैंने पहले बताया कि वर्षा ऋतु स्टार्ट कब होती है? जून से स्टार्ट होती है, और ये पूरे दिसंबर तक होती है। ये जून से स्टार्ट होती है, और दक्षिण पश्चिम भारत से अरब सागर से, ऐसे दक्षिण पश्चिमी अरब सागर से, और यहाँ पे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है, और पूरे भारत में क्या होता है? सितंबर तक पूरे भारत में, 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। सितंबर में क्या होता है? सितंबर में मानसून की वापसी होती है, और मानसून पश्चिमी उत्तर पश्चिम भारत से मानसून वापस होता है, और 15 अक्टूबर तक वो मध्य भारत तक यानी प्रायद्वीपीय भारत के
उत्तरी भाग तक, और फिर उसके कुछ दिनों तक वह तेजी से दक्षिण भाग से वापस हो जाता है। वही अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, वहां पे क्या होता है, वहां पे दिसंबर और जनवरी तक, यानी कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक क्या होता है, मानसून वापस चला जाता है। मानसूनी वर्षा यहाँ पे भी होती है। जो मानसूनी वर्षा यहाँ पे स्टार्ट होती है दक्षिण से उत्तर साइड में स्टार्ट होती है, और जो मानसून की वापसी होती है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ चली जाती है। तो इस तरह से जो मानसूनी वर्षा होती है भारत में, वो दो, एक अरब सागर से उठने वाले मानसून के कारण और एक बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून के कारण। मानसून का आगमन और वापसी मैंने पहले ही बता दिया। तो इस तरह से पूरे भारत में जो 3-4 महीने होते हैं वहां पे वर्षा होती है। अब अगला पॉइंट क्या है, वर्षा का वितरण। देखिए जो मध्य क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जो मुख्य नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां जहां से बहती हैं, यानी कि इन नदियों के क्षेत्र में काफी ज्यादा वर्षा होती है। और इसी कारण क्या होता है, काफी ज्यादा वर्षा होने के कारण इन नदियों में बाढ़ आती है और काफी जान माल की हानि होती है। इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पे वर्षा ज्यादा होती है और क्या होता है, काफी जन और धन की हानि होती है। अब अगला पॉइंट है वर्षा का वितरण। देखिए वर्षा का जो वितरण है वो सामान्य, पूरे भारत में एक बराबर वर्षा नहीं है। पूरा भारत में जो वर्षा होती है एक बराबर वर्षा नहीं होती है। भारत का कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे संसार में सबसे अधिक वर्षा होती है, जैसे मासिनराम, मेघालय में मासिनराम स्थित है जहाँ पे संसार में सबसे अधिक वर्षा होती है। और ऐसा भी क्षेत्र जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है, पश्चिमी राजस्थान है, लद्दाख है, और इन क्षेत्रों में गुजरात के कुछ पार्ट हैं, वहाँ पे जो वर्षा होती है बहुत ही कम होती है। वहाँ पे 10 सेंटीमीटर से कहीं कहीं पे 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, कहीं एक वर्ष में कहीं कहीं पे 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो भारत का जो क्षेत्र है वो वर्षा का समान वितरण नहीं, यानी कि वर्षा के वितरण में असमानता पाई जाती है। मैंने पहले बताया कि इन क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे ज्यादा वर्षा आती है, जहाँ पूर्वोत्तर भाग है यहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादा वर्षा होती है। वहीं पे जो कम वर्षा का क्षेत्र है, हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। जो पश्चिमी राजस्थान है और उससे जो सटे राज्य हैं, उन पश्चिमी राजस्थान से सटे राज्य में कौन कौन है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात का भाग है, तो वहां पे वर्षा बहुत ही कम होती है। वहां पे वर्षा जो होती है वो 60 सेंटीमीटर से कम होती है। और बाकी जो क्षेत्र हैं वो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि मध्यम वर्षा होती है। मध्यम यानी कि न तो ज्यादा वर्षा होती है न तो बहुत ही कम वर्षा होती है। वहां पे 60 से 400 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। तो भारत का जो वर्षा का वितरण वो एक समान नहीं है, वर्षा में असमानता पाई जाती है। उत्तरी भारत में किसी, अब देखिए वर्षा जो होती है वो, अब मानसूनी वर्षा पूरे भारत में कब होती है, जून से सितंबर के मध्य, या अक्टूबर में वापसी होती है, नवंबर में वापसी होता है। लेकिन जो यह है तमिलनाडु का तट है, वहां पे जो वर्षा होती है वो कब होती है, वो वहां पे वर्षा जो होती है वो नवंबर दिसंबर में होती है, अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे वर्षा होती है। जब मानसून वापसी होता है तब यहाँ 3 क्षेत्रों में वर्षा होती है। मानसून की वापसी के समय इन क्षेत्रों में वर्षा होती है, अन्य भारत में वो जून या जुलाई, सितंबर, अगस्त, सितंबर में ही वर्षा हो जाती है। तो इतना असमानता वर्षा में पाई जाती है। अब अगला पॉइंट क्या है, लास्ट मानसून एकता का परिचय है। देखिए हम सभी को मालूम है कि हिमालय क्या करता है, हिमालय जो है वो उत्तर से पश्चिम, या कि हम ये कहना है कि उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। हिमालय जो होता है उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। इसके कारण क्या होता है कि भारत के
हिमालय के उत्तर का मौसम जो यहाँ पे जो तापमान होता है बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है और यहाँ का मौसम उतना ठंडा नहीं होता है, उसकी तुलना में यहाँ का मौसम गर्म होता है। इसका कारण क्या है? हिमालय। अगर हिमालय नहीं होता तो जो तापमान हिमालय के उत्तर में पाया जाता है वही तापमान यहाँ पे भी पाया जाता है। तो हिमालय जो होता है वो ठंडी हवा को रोकता है। और इसके साथ साथ अब जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का जो तापमान होता है वो लगभग स्थिर होता है, वो न तो जो बहुत ज्यादा गर्म होता है न तो बहुत ज्यादा ठंड होता है। तो ये क्या आते हैं? मानसून के एकता के परिचालक होते हैं। जैसे मानसून जो होती है, वर्षा का जो वितरण होता है वो पूरे भारत में एक समान नहीं होता। कहीं पे बहुत अधिक वर्षा होती है, कहीं पे मीडियम वर्षा होती है, कहीं पे कम वर्षा होती है। तो इन सभी के बावजूद जो होता है ये कृषि के लिए काफी जो वर्षा होती है, जैसे ठंड के मौसम में जो वर्षा होती है, जनवरी में जो वर्षा होती है वो रबी की फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। वर्षा बहुत ही कम होती है, ठंड के मौसम में वर्षा बहुत ही कम होती है। वर्षा जो सबसे अधिक होती है वो कब होती है? वर्षा के मौसम में, यानी कि जून से सितंबर के बीच ज्यादा वर्षा होती है। लेकिन जो जनवरी में वर्षा होती है वो रबी की फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। तो वर्षा का जो वितरण है एक समान नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरे भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। यानी कि मानसून जो होता है वो लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। लोग मानसून का वेट करते हैं कि कब मानसून आएगा और उनकी फसलों को उससे लाभ होगा। गर्मी के मौसम में यानी कि इस टाइम पे वर्षा के मौसम में हम देखते हैं कि लगातार वर्षा होती है जो धान की फसलों को यानी कि खरीफ की फसलों को काफी लाभ पहुंचाती है। तो वर्षा का जो वितरण असमान होते हुए भी यानी कि पूरे भारत में एक समान वर्षा नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद ये क्या करती है? भारतीय लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। हर राज्य में अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय में वर्षा होती है, कहीं पे किसी राज्य में ज्यादा किसी राज्य में कम, लेकिन ये क्या करती है? ये मानसूनी वर्षा जो होती है लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। तो ये था आज भारत का मानसून और वर्षा ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा का आगमन और वापसी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।